चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीवियस क्लास में देखो क्या पढ़े थे? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चलिए यहां पर लिखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, ये होता है रासायनिक रासायनिक साम्यावस्था। रासायनिक साम्यावस्था, ठीक है ना। आवाज आवाज तुम लोग को जो आ रहा है, देखिए रासायनिक साम्यावस्था, इस पर हम लोग काम करेंगे। तो देखो आज जो हम लोगों को काम करना है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसी में हम लोगों को बात करना है लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं द्रव्यमान क्रिया नियम। द्रव्यमान क्रिया नियम, द्रव्यमान क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है सब लोग पहले बोर्ड पर देखिएगा, इधर उधर मत करिए, अभी नहीं लिखना है, बोर्ड पर देखिए क्या होता है। देखिए इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the rate of chemical reaction the rate of chemical reaction is directly proportional to the products of active mass of the reactants। देखिए सिंपली हम ये इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिखा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, यानी अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी सिंपल हम ऐसा लिखें तो देखो इसमें हम लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। क्या लिखा? स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर
रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अब आपके मन में ये विचार होगा कि ये एक्टिव मास क्या होता है, क्या ये जो है एक्टिव मास ये क्या होता है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो गया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मैथमेटिकल टर्म आसानी से आप लिख सकते हो, ठीक ना। तो चलिए नोट करिए, तो हम एक्टिव मास के बारे में बताते हैं आपको। हो गया, बढ़े आगे। यहां पर हम नोट में लिखेंगे कि एक्टिव मास क्या है। देखिए एक्टिव मास, एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान ये क्या होता है समझिए इसको। ये होता है, सिंपल हम कह सकते हैं, इट इज द मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टांस, ऑफ सबस्टांस। सिंपली इस तरह से हम बता सकते हैं इसको। क्या बता सकते हैं कि यह पदार्थ का मोलर सांद्रण होता है, या मोलर सांद्रता है, ये भी लिख सकते हैं। यह पदार्थ का मोलर सांद्रण होता है, सांद्रण होता है। अब ये बात क्या है भाई, ये मोलर कंसंट्रेशन क्या है, नहीं, ये मोलर कंसंट्रेशन, पदार्थ का मोलर कंसंट्रेशन क्या है। तो मोलर कंसंट्रेशन मोल बाई वॉल्यूम, यानी 1 लीटर में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दैट सबस्टांस, किसी सबस्टांस के जो मोल है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो वह उसका क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन होता है। चेक करते हैं, देखिए सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, ये जो मोलर कंसंट्रेशन, देखिए यानी एक्टिव मास जो होगा, एक्टिव मास ये किसके बराबर हो रहा है, ये हो रहा है मोलर कंसंट्रेशन के, मोलर कंसंट्रेशन के बराबर हो रहा है। एक्टिव मास किसके बराबर हो रहा है, मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण के। और ये एक्टिव मास तो सक्रिय द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब देखो जो मोलर सांद्रण है, आप देखो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, है ना, मोलारिटी आप पढ़े थे ना, वहां से मोलर कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल
नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, लेकिन इन लीटर होना चाहिए, वॉल्यूम इन लीटर। तो जब ये इसके बराबर है तो एक्टिव मास भी इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। मोलर सांद्रण जो होता है यानी मोलर कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, नहीं? तो इसी को ना मोलारिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। ठीक है। एक होता है मोलल सांद्रण, तो मोलालिटी से होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल, और वो किस पर? वेट ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट पर नहीं डिपेंड करे, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करे, यानी आयतन है जो सॉल्यूशन का उस पर डिपेंड होगा, वो मोलल होता है। ये मोलर है। क्या है? मोलर है। मोलर मतलब क्या? देख रहे यहां मोलर लिख रहे हैं, उसमें मोलल होता है, तो मोलालिटी का ये हो गया मोलारिटी। तो वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है। अब हम लोगों को देखना है, ये पॉइंट पहले नोट करिए। हो गया? देखिए, देखिए जो ये मोलर सांद्रण है, मोलर कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम इन लीटर, ये ध्यान रखना है, ये लीटर में होना चाहिए। ठीक है ना? तो अब यहां पर हम लोग देखना है कि ये कह रहा है जो लॉ ऑफ मास, ये तो एक्टिव मास के बारे में जाने, यानी सिंपल जाने कि एक्टिव मास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होता है। यानी अगर जो रिएक्टिंग स्पेसीज है ना, उसमें उसका अगर मोलर कंसंट्रेशन मालूम है तो हम आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग को काम करना है रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो शुरुआत करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसको ऊपर हम और भेज देते हैं। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग काम यहां पर होगा। फॉर रिवर्सिबल, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। अनु अनु सॉरी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, इसके लिए हम लोगों को काम करना। तो देखो, हम हमारे पास सिंपल रिएक्शन है ए प्लस बी, और यहां बन जा रहा है सी प्लस डी। अभी हम कोई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं दे रहे, है ना? तो अब यहां पर अगर डायरेक्ट हमें लिखना है तो देखिए, ये हो गया, हमको रिवर्सिबल रिएक्शन लिखना ना होगा, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या करेंगे? देखिए, हाँ, ये होगा इस प्रकार से, ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। तो देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके लिए बात करेंगे। तो पहले हमारा एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये देखिए इसमें क्या है, ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये हो गया क्या? बैकवर्ड
डायरेक्शन, है ना। ये हो गया फॉरवर्ड अग्र अभिक्रिया के लिए और ये हो गया पाश्चात्य अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो अब देखना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, और किसके लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। यहां पर लिखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यमान क्रिया नियम के अनुसार, नियम के अनुसार ऐसा करें, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक रहेगा, थोड़ा सा इधर कर लेते, ठीक है। अब यहां से इसको हम, ठीक, यहां पर लिख देते हैं, ठीक रहेगा, द्रव्यमान क्रिया नियम के अनुसार, इसके अनुसार क्या करते हैं, देखो ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, किसके लिए, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। देखिए यहां ध्यान से रेट ऑफ, देखिए यहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए अगर हम लिखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसे लिख देते हैं, रिएक्शन फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज, तो रिएक्टेंट स्पेसीज यही इस तरह से लिखे तो एक्टिव मास हो गया, और इसके गुणनफल का, दोनों जो है उसके गुणनफल, ये ऐसे लिखे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, तो डायरेक्टली हो गया। तो देखो ये तो बार बार इसको लिखे नहीं, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड के, आर मतलब रेट और एफ मतलब फॉरवर्ड के, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। अब क्या करते हैं, अब यहां से देखो ध्यान से, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो जैसे ही हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम के एफ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, के एफ। तो के एफ क्या होगा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हो जाएगा, और यहां पर ये ए एक्टिव मास ऑफ ए और ये बी एक्टिव मास ऑफ, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये किसके लिए हो गया, अभी हम लोग किसके लिए बात कर लिए हैं, फॉरवर्ड के लिए। उसी तरह से बैकवर्ड के लिए हम लोग काम करेंगे, तो बैकवर्ड के लिए लिखेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये देखिए फॉर ये एक्टिव मास हो जाए, इधर से ना आ गया ये, तो इसके लिए आ जाएगा, तो सी का कंसंट्रेशन और डी का कंसंट्रेशन का क्या गुणनफल हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो हम इसको यहां लिखते, इस साइड में क्या लिखेंगे, फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, यहां लिख देते हैं। तो जैसे ही बैकवर्ड आएगा रेट तो वही हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बैकवर्ड के लिए देखो ये रिएक्टेंट हो जाएगा, इधर ये प्रोडक्ट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ध्यान से देखना, अब इसके लिए क्या लिख देते हैं, आर बी लिख देते हैं, इसके आर बी लिखे, इसका मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, क्लियर है। अब इसको जैसे ही हटाएंगे तो आर बी और ये इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा के बी
अब यहां पर C, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 2 ले लेंगे। अब यहां पर हेयर हम लोग ये लिख सकते हैं, हेयर KF क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो जाएगा क्या, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और ये यहां पर के बी, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रेट कांस्टेंट, या वेलोसिटी कांस्टेंट भी लिखते हैं इसको, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर, नोट करिए। हो गया, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, क्लास 12th में, क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्या, हाँ, पहले से लिख लिया, जल्दी जल्दी ना, चलो कोई बात नहीं। चलते हैं, बढ़ते हैं इसको, रुक जाए, अच्छा ठीक, अब ठीक है, रुके हुए। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते, ठीक है, यहां से कर सकते हो।
चलें आगे। अब देखो इक्विलिब्रियम पर क्या पढ़े थे आप? इक्विलिब्रियम पर क्या पढ़े थे? एट इक्विलिब्रियम, याद है? भूल गए? हाँ, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था पर क्या पढ़े थे? वेरी गुड। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही ना पढ़े थे? यानी अग्र अभिक्रिया का वेग पार्श्व अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? अग्र अभिक्रिया का वेग पार्श्व अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। और अभी अभी आप कैलकुलेट किए, ये इसके लिए, यानी ये आर एफ होगा और ये बराबर हो जाएगा किसके? आर बी के। तो आर एफ बराबर क्या लाए हैं? वेरी गुड, वन समीकरण देखिएगा, के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। और इधर क्या लाए थे? के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, यही लाए हैं ना। अब क्या करते हैं, इस सब को इधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वाले को एक साथ, यानी के एफ बाई के बी, और ये इक्वल टू इधर क्या रह जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, आ गया। और ये दोनों, ये जो होता है इसको हम के ले लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख देंगे? के। और ये इक्वल टू आ जाएगा क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। हेयर आपने क्या देखा है? आप ये देखे हैं यहां पर के एफ बाई के बी, ये इक्वल टू क्या है? के है, और दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ई क्यू बी लिख दिए तो ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या, ये के क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। और अब आप यहां से ये देखिए, आपके पास इस तरह का बन गया फॉर्मूला। ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ? जब कोई स्टोइचोमेट्री हम नहीं इस्तेमाल किए। अगर कोई हम स्टोइचोमेट्री इस्तेमाल करेंगे जनरल, देखो यहां जनरली सामान्यतः कोई रिएक्शन दिया हुआ है, वो ए है प्लस बी है और यहाँ है सी है प्लस डी है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है इसका स्टोइचोमेट्री दिया हुआ है स्मॉल ए, इसका दिया हुआ है स्मॉल बी, के लिए स्मॉल सी, यहाँ स्मॉल डी। तो यहाँ पर के बराबर क्या लिखेंगे? देखना ध्यान से। पहले तो फार्मूला लिख देते हैं, ये सी कंसंट्रेशन ऑफ सी और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए और ये बी, इस तरह से लिख देंगे। लेकिन एक और बात यहाँ पर हम लिखेंगे, देखना क्या, हम ये यूज करेंगे, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? सी है, तो इस पर पावर सी हो जाए। ठीक है ना, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? डी का स्मॉल डी है, तो इस पर पावर डी दे देंगे। जब जनरल, जब स्टोइचोमेट्री रहेगा 1 रहेगा तो सब ये था 1 था, अभी इससे पहले देखे सब में क्या था? 1 था, तो सब में क्या है? 1। यानी जो राइज करेगा एक्टिव मास जो है
रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कंसंट्रेशन राइज टू पावर स्टोइचोमेट्रिक इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के पावर घात के, यानी जो एक्टिव मास होगा मोलर सांद्रता होगा उसके घात के, घात जो आएगा, घात कहने का मतलब क्या होता है, पावर हो जाता है, उसके बराबर होना चाहिए। तो अब यहां पर जब रहेगा, जैसे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, जो भी संख्या रहे उसको हम जनरली लिख रहे हैं, मतलब यहां पर क्या है, ए बी सी जो टर्म रहेगा उसको। अभी इस ए का कुछ होगा स्टोइचोमेट्री, तो उसको क्या लिखेंगे, स्मॉल ए। यहाँ बी का है तो यहाँ दिया हुआ है बी, तो ये बी स्मॉल बी लिखेंगे। 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 4 रहेगा, कुछ भी रह सकता है, कुछ तो रहेगा, रिएक्शन करेगा तो बैलेंस रिएक्शन आपको करना पड़ेगा ना, यानी संतुलित करना पड़ेगा। तो वो संतुलित में जो नंबर आएगा, एक रहेगा तो नहीं कुछ लिखना है, एक वाला में जैसे ये सब में एक लेकर के चले थे, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि सबका एक ही रहे, लेकिन जरूरी नहीं कि सबका एक ही रहेगा, कभी कभी ऐसा भी होगा सब में डिफरेंट हो, तो डिफरेंट के लिए जनरली हमने इस तरह का लिखे। तो ये हमारे पास ये जनरल फॉर्म के लिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, हाँ क्या चीज, हाँ हाँ रिवर्सेबल होगा, सही बोला, ये तो ध्यान रखना ही है। ये जो है, हाँ ये तो सब काम कर रहे हैं उसी के लिए, तो ये नहीं करिएगा तो गड़बड़ा ही ना जाए, ये तो करना ही हो। चलिए लिखिए अब। चले आगे बढ़े। ये जो के है वो क्या है, हेयर के इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हो गया सबका।
ये तो हम लोगों ने यहां पर, अब देखिए यहां पर समझिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कई टर्म में लिखा जाता है, कंसंट्रेशन के टर्म में, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, मोल फ्रैक्शन के टर्म में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो यूज करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of equilibrium constant in terms of molar concentration, in terms of molar concentration, यानी हम लिख सकते हैं मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता के रूप में, मोलर सांद्रता के रूप में, मोलर सांद्रता के रूप में साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक किसके टर्म में, मोलर कंसंट्रेशन के। तो जैसे ही मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो पहले देखिएगा क्या हम लिखते हैं, ये ए होगा, गैसियस सबस्टेंस है, ध्यान से देखना, ये बी होगा, गैसियस सबस्टेंस है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ सी होगा, गैसियस सबस्टेंस है, प्लस यहाँ डी होगा, ये भी गैसियस, ये इस तरह से लिखा हुआ है। और इसका स्टोइचियोमेट्री है सबका, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये इस तरह से दिया हुआ। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं Kc। क्या लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। कैसे पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, तो इसको Kc लिखते हैं। और Kc बराबर क्या आ जाएगा, यहां से देखना ध्यान से, C कंसंट्रेशन ऑफ C पर पावर स्मॉल c इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D पर पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A पर पावर स्मॉल a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B पर पावर स्मॉल b। ठीक है, यही चीज जो होता है देखिए ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ये इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है, तो ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया किसके लिए, मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में। अब यहां देखिए पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी लिखा जाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ EQ भी लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, of gaseous component, गैसीय पदार्थ का, देखिए गैसीय अवयव का पार्शियल प्रेशर के टर्म में, यानी आंशिक दाब के रूप में, इस क्या साम्य स्थिरांक, ये कह सकते हैं गैसीय अवयव के आंशिक दाब के पदों में या के पद में साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। ठीक है, तो देखिए इसके टर्म में क्या है, तो आपको याद होना चाहिए पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है, याद है, नहीं याद,
फार्मूला देखिए, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ये इक्वल टू, याद है डाल्टन्स लॉ जब पढ़ा रहे थे गैसियस सबस्टेंस, गैसियस स्टेट में, तो क्या लिखे थे, मोल फ्रैक्शन गुने टोटल प्रेशर, क्या मोल फ्रैक्शन और गुना टोटल प्रेशर, यही हो जाता। ठीक है, तो अब यहां से देखिए जब इसको लिखिएगा तो इसको केपी लिखेंगे, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, केपी लिखेंगे। और केपी को कैसे लिखेंगे, तो यहां पर ध्यान से देखिए, इसमें आएंगे, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पर पावर स्मॉल सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पर पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तब पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को क्या लिखेंगे, पी ए, इस पर पावर क्या है स्मॉल ए, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इस पर पावर क्या होगा स्मॉल। तो ये देखिए, ये जो हमने लिखा है, ये देखिए, ये जो हमने इस्तेमाल यहां पर किया है, ये किस टर्म में है, बोलिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, गैसीय अवस्था के आंशिक दाब के पद में समय स्थिरांक, इसको पढ़ेंगे गैसीय अवयव के आंशिक दाब के पद में समय स्थिरांक यानी केपी, प्रेशर के टर्म में हो जाएगा तो केपी, कंसंट्रेशन के टर्म में होगा तो केसी, और मोल फ्रैक्शन के टर्म में होगा तो के एक्स, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, तो वो हो जाएगा के एक्स। तो उसके लिए भी लिखते हैं, जगह इतना ही था तो पहले इसको पूरा कर लीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं, आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं तो नहीं आ जाएगा ना, अब तो आ ही जाएगा, जब तक आप लिखिए हम इसका हेडिंग लिख लेते हैं। देखिए ये लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज के मोल प्रभाज, या इसी को मोलांश भी कहते हैं, मोलांश के पदों में सम्य स्थिरांक, स्थिरांक, तो इसमें मोल फ्रैक्शन बराबर आपको लिखना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन का याद है फार्मूला, भूल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट, एनी वन कंपोनेंट, कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट, यही ना फार्मूला आया, किसी एक अवयव के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल सभी कंपोनेंट के मोलों की संख्या, यही फार्मूला था। तो ये तो आप पढ़े हुए थे, अब थोड़ा सा हम केवल यूज क्या कर रहे हैं उसको बता रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम लोग के एक्स यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से,
इसको ऊपर करें, नहीं हुआ है? चलो पहले लिख लो, पहले लिखो पूरा, उसके बाद ही करो। चले बढ़े आगे? नहीं, लिखिए आराम से लिखिए। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये मोल प्रभाज है, तो हम यहां पर ऐसे लिखते हैं, मोल प्रभाज, ये इक्वल टू हो जाएगा किसी एक अवयव का, किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और ये डिवाइडेड बाय कुल अवयवों की मोलों की कुल संख्या, या सभी अवयवों के, सभी अवयवों के मोलों की कुल संख्या, कुल संख्या, यही तो फार्मूला हो जाए। तो अब ध्यान से देखना, हमारा काम क्या है, हमारा ये तो फार्मूला पहले का, हमारा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखना है, तो इसको हम kx लिख देंगे, तो kx लिख देंगे तो क्या होगा, xc लिख देंगे, xc लिखे इसका क्या मतलब हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ c, है ना, और इस पर पावर क्या करेंगे, स्मॉल c, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ d, और इस पर पावर क्या होगा, स्मॉल d, डिवाइडेड बाय, यहां हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ a और पावर स्मॉल a, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ b और इस पर पावर स्मॉल, यही तो हो गया। इस तरह से अगर लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्लियर, नोट करिए। तो तीनों टर्म में आप यहां पर पता हो गया कि किस किस टर्म में क्या करना है, केपी क्या है, के एक्स क्या है, के सी क्या है, पता हो गया ना, तो यह हम एक बार सबका रिवाइज चाहेंगे।
चले बढ़े। तो अगर आपसे ये पूछा जाए लिख लो ना। देखिए यहां पर अगर आपसे ये सिंपली पूछा जाए कि केसी लिखिए, कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ है, जैसे ये देखो ए, यहाँ ये ए सिंपल ए और ये बी यहाँ लिया गया, ठीक है ना, ऐसा दिया गया है और यहाँ एक्स दे दिया गया है, यहाँ वाई दिया, इसके लिए कहा केसी निकालिए। तो केसी बराबर क्या लिखो, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर वाई डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर, बोलो, एक्स। इसी के लिए कहेगा केपी निकालिए, क्या करोगे, गैसीय सबस्टेंस। तो यहाँ पर क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पर पावर वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर पावर एक्स। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए के एक्स निकालिए इसी के लिए, तो क्या निकालोगे, हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पर पावर स्मॉल बी डिवाइडेड, बी स्मॉल बी कहाँ है, यहाँ पर जो रहेगा वो ना लिखेंगे, हाँ, इसलिए उस धारा पर नहीं चले जाना है, देख करके, है ना, स्टोइचोमेट्री देख करके काम करना। तो यहाँ पर स्टोइचोमेट्री y है तो ये y हो जाएगा, और ये x b है, स्टोइचोमेट्री जो है वो लिख देंगे। क्लियर है, लिखना रहेगा तो आप आसानी से, अच्छा सॉरी, हाँ, इसको हटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ ये हो जाएगा, अब ऐसे रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को देखना है ना। क्लियर, ठीक है। तो कोई रहेगा रिएक्शन में दिया रहेगा तो आप इसको बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। मतलब सिंपल आपको 3-4 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है ना, पहला दूसरा को छोड़ दीजिए, पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा जो है वो सिंपल इसी पर है, केवल रिएक्शन दिया रहेगा और उसका कंसंट्रेशन आपको निकालने के लिए दे रहा है ना। तो आइए अब हम बात करते हैं रिलेशन क्या होगा, केपी और केसी में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नोट करके लिख लो ना, एग्जाम्पल। देख रहे हैं पूरी तरह से मैथमेटिकल टर्म, तो शुरुआत का बेसिक टर्म जान गए तब ना, शुरुआत में जो आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन बता दिए, तो आपको क्या है कि आप मैथमेटिकल टर्म यूज हो रहा है, यही सब है कि बस इनिशियल चीज आपको पता हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे देखिएगा कि बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। लेकिन शुरू का नहीं जानिएगा तब तो बीच में फंस जाइएगा, लगे ई काहे लिख दे रहे हैं, ई कैसे लिख दे रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या लिखते हैं यहां पर, रिलेशन बिटवीन, बोलो, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी और केसी में क्या संबंध, क्या रिलेशन बनेगा, कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, यही हम इस फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे ये आएगा, मतलब एक तरह से प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये आना है, इसके लिए जो वैल्यू आएगा ये आएगा, फार्मूला जो होता है डायरेक्ट फार्मूला से भी हम लोग काम करते हैं, केपी इक्वल टू हो जाएगा केसी आर टी पर पावर डेल्टा एन, ये फार्मूला आना चाहिए, यही फार्मूला याद रहेगा आपको, फॉर्म क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये फार्मूला कैसे आएगा, इस पर हमको काम करना है। तो चलिए जो जितना जहां तक नॉलेज है, जो जानते हैं उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं।
देखिए यहाँ समझिए, सब लिखना नहीं है, बोर्ड पर देखना है ना। देखिए अभी हम क्या करते हैं कि ए कोई रिएक्शन जो जनरल हम लेकर चले हैं, ये बी, और चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये इस तरह से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और ये सी प्लस डी, ठीक है। और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए ले लेते हैं, स्मॉल बी लेते हैं, स्मॉल सी इसका, और इसका स्मॉल डी। आप अल्फा बीटा गामा भी ले सकते, एक्स वाई जेड भी ले सकते, ठीक है, कोई भी लेकर के हमको काम करना है। अब इसमें एक चीज पहले हम लिख लेना चाहते हैं, गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, तो केपी अगर इसके लिए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बोलो तो क्या लिखेंगे? केपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पर पावर स्मॉल सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पर पावर स्मॉल डी, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर पावर स्मॉल ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पर पावर स्मॉल, जो दिया हुआ है उसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया। अगर मान लो चूंकि ये गैसियस सबस्टांस है पूरा, है ना, सॉलिड के लिए एक्टिव मास का वैल्यू यूनिटी होता है, इकाई होता है। सॉलिड के लिए एक्टिव मास का जो वैल्यू है वो क्या होता है, यूनिटी होता है ना, वो बाद में हम उस पर भी बात करेंगे। तो अब देखो यहाँ इस केस में हमारे सभी के सभी क्या है, गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, गैसियस सबस्टांस है ना। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, आइडियल गैस, तो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, जैसे ही ये आइडियल गैस हो गया तो आइडियल गैस के लिए एक फेमस कंडीशन है या इक्वेशन कह सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब यहां से इस भी को इधर भेजते हैं तो P इज इक्वल टू एन बाई भी, और ये हो जाएगा क्या, आर टी। एन बाई भी नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम को कंसंट्रेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, इसलिए इसको C लिख देंगे, यानी फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू सी आर टी, P इज इक्वल टू सी आर टी। ये जो N बाई भी है, ध्यान से देखो हेयर, ये जो N बाई भी होता है यही होता है C, यानी कंसंट्रेशन। ये जो लिखे हमने N बाई भी क्या होता है, कंसंट्रेशन, और इसको हमने क्या लिया है, C। अब आपके पास एक एक कंपोनेंट का हम बात करते हैं, ये तो हो गया जनरल फॉर्म। अब एक एक कंपोनेंट का हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला कंपोनेंट ए के लिए हम बात करते हैं, तो ए के लिए अगर हम बात करिएगा तब पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखना, पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ए का कंसंट्रेशन को कैसे लिखते हैं, ए का कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे इस तरह से, और इसमें ए लिख देंगे, तो ए का कंसंट्रेशन होगा, क्या हो जाएगा, ए का कंसंट्रेशन। और उसके बाद आर टी, तो ठीक है आर टी तो आएगा ही इस फॉर्मूला में ही, ये किसके लिए होगा, ए के लिए हो गया, पार्शियल प्रेशर जो यहाँ पर यूज हो रहा है, देख रहे हो ना। अब उसके बाद अगर हम बी के लिए लिखना चाहें तो अब क्या लिखेंगे, यहां हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये हो जाएगा आर टी। अगर हम सी के लिए लिखना चाहें तो बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ सी, और ये हो जाएगा आर टी। और अगर हम डी के लिए लिखना चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ डी, और ये हो जाएगा आर टी। इस फार्मूला में, ये तो जनरल फार्मूला जानते थे, और ये जो ये प्रेशर था तो ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में जब इस्तेमाल कर दिए तो सी कंसंट्रेशन कहलाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये तो हम बताए हैं। तो ए का कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, बी के कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट के लिए, बी के लिए जब आया ये सी के लिए और ये डी के लिए। अब आप देखिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखो कि ए बी सी है ना ये, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना तुम लोग, थोड़ा सा इसको सीधा कर लें, देखो हम यहाँ क्या करते हैं, केपी बराबर लिखना चाहते हैं, तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बराबर क्या आपने लिखा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है लेकिन बहुत आसान कैलकुलेशन है। क्या लिखे हैं बोलो, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, ये पीसी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा ना, ये ब्रैकेट के अंदर होगा, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो पीसी के जगह पर आप क्या लिखोगे बोलो,
कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी, ये स्मॉल ब्रैकेट, इस पर पावर कुछ था तो पावर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा के लिए आप, इसमें हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी, इसका पावर कुछ होगा, स्मॉल डी है तो यहाँ पर स्मॉल डी लिख देंगे, डिवाइडेड बाय, ऐसे कर, यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी, इस पर भी पावर है, कितना है, स्मॉल है। इसमें आ जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ बी, यहाँ भी आर टी, इस पर पावर, क्या ऐसा लिखे, कोई दिक्कत, कोई गुनाह किए नहीं ना। तो अब आइए नेक्स्ट, केपी हम इज इक्वल टू लिखना चाहते हैं, देखो इस सब पर पावर आ जाएगा, इस सब पर भी पावर आ जाएगा, यानी ऐसा लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ सी पर पावर स्मॉल सी इनटू, इस पर भी होगा कंसंट्रेशन ऑफ डी पर पावर स्मॉल डी, कोई दिक्कत, इस पर भी होगा आर टी पर पावर स्मॉल सी इनटू, यहां पर भी ये भी आर टी पर पावर क्या, स्मॉल डी, कोई दिक्कत, इस तरह से लिख दिए तो तोड़ तोड़ करके लिख दिए, ठीक ना। अब इसको आगे बढ़ा, अब यहां पर देखो, यहां जो आएगा ये ए पर पावर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, इनटू बी वाला को एक साथ कर लेते, बी पर पावर क्या होगा, स्मॉल बी, इनटू यहां पर भी लिख सकते हैं आर टी पर पावर स्मॉल ए, इनटू आर टी पर पावर स्मॉल बी, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना, ये एक साथ जो लिखे हैं ये पूरा मिलाकर केसी लिख सकते हैं, इसको केसी लिख सकते हैं, और ये दोनों का पावर जोड़ सकते हैं, ये दोनों का पावर जोड़ सकते हैं, तो देखो ऐसा आएगा, देखो तो केपी इक्वल टू, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, केसी, कोई दिक्कत, क्योंकि केसी बराबर ये फॉर्मूला पड़े हुए हैं, तो केसी इसके जगह पर लिख देंगे। अब ये देखो यहां आर टी दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऊपर में गुना है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी प्लस, क्लियर। और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में ये भी हो जाएगा आर टी, दोनों का पावर जुटेगा तो ए प्लस, अब ऊपर में डिवाइडेड, दोनों का पावर सेम है, सॉरी पावर करते, दोनों का बेस सेम है, तो आर टी को ऊपर में क्या करते हैं, घटा लेंगे, तो घटा लेंगे तो ये हो जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी, यहाँ आर टी एक लिख देंगे, सब पावर को घटा लेंगे, सी प्लस डी माइनस ए प्लस, ठीक है। इसको जो है डेल्टा एन लिखते हैं, डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, तो जहां पर देखो, जहां पर सी प्लस डी इतना है उसके जगह पर डेल्टा एन लिख देंगे, तो आ जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, इस पर पावर डेल्टा एन, क्या यही फॉर्मूला था, ऊपर देख लो तो, आ गया ना, क्लियर, लिखो इस, थोड़ा सा तेजी करना।
चले। देखिए अब यहां से बढ़े आगे नहीं। ये फॉर्मूला आपका है, क्या आया फॉर्मूला? Kp इज इक्वल टू Kc RT और पावर डेल्टा n। इसी का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर, मतलब इससे भी हम काम चला लेंगे, लेकिन कैसे आया ये भी तो जानना जरूरी था, ठीक है ना। तो ये तो यहां से आप आसानी से इस फॉर्मूला का कई क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है ना। कंपटीशन के एग्जामिनेशन में धड़ल्ले से देखिएगा इसका यूज होता है, कई बार आया हुआ भी, ठीक है। तो उसमें केपी क्या है पता है ना, बता। पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। केसी क्या है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। आरटी तो ये तो जानिए रहे कि आइडियल गैस में गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। डेल्टा एन का वैल्यू क्या, चलो यहाँ डेल्टा एन लिख देते हैं। डेल्टा एन इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो ये सी प्लस डी क्या है? हाँ हाँ, ये लिखना जरूरी है। ये जो है ध्यान से देखना, सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट मैट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना, ये भी लिखना, गैसियस प्रोडक्ट माइनस माइनस सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये भी लिखना जरूरी है, ठीक है ना, कि गैसियस के लिए इस्तेमाल होता है। आप ऐसा नहीं कि सॉलिड के लिए लिख। तो आइए, ये तो हो गया, ये लिखना है ना, लिख लो। नोट में लिख लेना, नोट करके लिख दो। हालांकि वहीं से समझ में तो आ ही गया है कि आप उसको आसानी से बना लोगे, लेकिन कभी कभी ऐसा रहे कि भाई कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको नोट करके लिख लो।
यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, गैसीय प्रतिफल के स्टोइचोमेट्रिक गुणक का योग, गुणक, गुणक मतलब गुना उससे जो हो रहा है उसका योग, माइनस गैसियस अभिकारक के स्टोइचोमेट्रिक गुणक का योग, उसमें से घटा देंगे। चले ऊपर। अब आइए लास्ट पॉइंट को समझते हैं। देखो इससे रिलेटेड जो लास्ट पॉइंट है, क्या क्वेश्चन किस तरह से आज पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है केस 1 में कि देखिए ध्यान से कि व्हेन व्हेन डेल्टा एन इक्वल टू 0, जब डेल्टा एन का वैल्यू 0 हो जाए तब क्या हो। तो सिंपल है, आप देखो क्या करोगे, क्या पढ़े हो, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पर पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन कह रहा है 0 हो रहा है, तो के पी इज इक्वल टू के सी और आर टी पर पावर क्या 0, किसी भी संख्या पर x टू दी पावर 0 होता है मतलब वैल्यू 1 होता है, इसीलिए हम यहां लिख सकते हैं के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के सी। डायरेक्ट इसमें तो कोई इधर उधर वाला झंझटे नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हम देखिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे है हमारे पास H2 है, गैसियस फॉर्म में है, प्लस I2 है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, और रिवर्सिबल रिएक्शन इस तरह से दर्शा रहा है, 2HI बन रहा है गैसियस, इस तरह से। तो इसमें देखो डेल्टा एन का वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए ये 2 है, माइनस इसके लिए कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, देखो इसका 1 इसका भी 1, यानी वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। और जैसे ही डेल्टा एन का वैल्यू 0 हो गया तो इस केस में के सी इज इक्वल टू, सॉरी हाँ पहले के पी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के सी, मतलब ज़्यादा झंझट वाला बात, ठीक है। उसी तरह से अगर ऐसा है कि व्हेन डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, तब फार्मूला में देखो के पी इज इक्वल टू क्या हो जाए, ध्यान से ये हो जाएगा के सी, ये आर टी, इस पर पावर डेल्टा एन, और ये कह रहा है ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए 1 भी होगा तो 1 हो जाएगा, तो ये कुछ वैल्यू है, ये इसका कुछ वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करते इसका वैल्यू तो बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि केपी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, किससे, केसी से हो जाएगा, है ना। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अगर आपको दिया हुआ है ये अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म है, और यहां दिया हुआ है अमोनिया गैस प्लस H2S गैस, यहां दिया हुआ है H2S गैस, ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान से डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा, इधर वाला होगा 1 प्लस 1, ठीक है, अब माइनस इसके लिए तो आएगा नहीं तो 0, तो डेल्टा एन बराबर कितना हो जाएगा, ये सॉलिड है ना, तो ये हो जाएगा क्या 2, तो 2 का वैल्यू हो गया, इसका मतलब ये डेल्टा एन जो है ग्रेटर देन क्या है 0 है, इसीलिए इसमें के पी का वैल्यू ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, किसी से। कोई दिक्कत नहीं ना, लिखो इसको। सॉलिड के लिए 0 हो जाता है, गैसियस के लिए ना वैल्यू जो भी रहता है वो लिखते हैं, याद है ना आप लोग को।
एक क्वेश्चन और देते हैं, एक बना लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा यहाँ जगह है मेरे पास, इसी में लिख देते हैं। ये हो जाएगा कि व्हेन डेल्टा एन लेस देन 0, देन क्या हो जाएगा बोलो, देन केपी लेस देन केसी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए उदाहरण आपको दे देते हैं, आप खुद देख लीजिएगा उसको। जैसे ये है आपके पास N2 प्लस H2 और ये बनाएगा क्या, NH3 बनाता गैसियस। तो कितना आ गया, ये 3 यहाँ लगा देते, यहाँ 2 लगा देते, यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो 2 में से या 3 2 ये 5 हो जाएगा, 3 दूना 6। तो यहाँ पर तो गड़बड़ ना हो जाएगा, ये तो नहीं ना होगा, ये तो ठीक है। ये 4 हो गया, इधर 2 ही है तो -2 आ जाएगा ना, -2 लेस देन जैसे ही हो गया तो केपी का वैल्यू क्या हो जाएगा कम, इसको बना सकते हो ना। ठीक है, तो रहने देते हैं आज इतना ही, अगले क्लास में इस पर आधारित और क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। और रिलेशन निकालेंगे केपी और के एक्स के बीच में, के एक्स और के सी के बीच में, तीनों है तो तीनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा।